हाय डियर, आई एम बहुत स्वागत है आपका स्टीम डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह STET के लिए मस्ट VVI क्वेश्चन से आप इस वीडियो को देखेंगे और साथ रहेंगे, ठीक है। बिना किसी वेट के मैं ये वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, वीडियो यदि थोड़ा सा भी लाइक लगे या लगे या ना लगे, प्लीज़ किसी के सब्सक्राइब करने से किसी चैनल का विकास, और आज मिलियनर्स और लाखपति करोड़पति लाखों कमा रहे हैं, प्लीज़ आप हमें मदद स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। बिना लेट के चलता क्वेश्चन पर। किसी तत्व के समस्थानिक से तत्पर्य हैं, किसी तत्व के समस्थानिक से तत्पर्य हैं उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उस तत्व के किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है कि उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ठीक है। और उसके किसी तत्व के सभी समस्थानिक रासायनिक गुण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्राय भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 10, 8, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या होंगे? क्या हो जाएंगे? ये दुर्लभ मृदा धातुएं या अक्रिय गैसें या हैलोजन या हल्की धातुएं। तो देखते हैं कि सबसे पहले 10 समझते हैं हम। तो 10 का तो नियन है, ये तो कम से कम हमको याद है, ठीक है। ये तो कम से कम हमको याद है, नियन है। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो 18 को क्या बोलते हैं? आर्गन बोलते हैं। 18 को क्या बोलते हैं? ये तो आर्गन है, ये भी आप समझ ही गए। और बाई चांस आगे वाला आपको याद है तो अच्छी है, नहीं है तो हम तो भी समझ सकते हैं। तो भी समझ सकते हैं कि ये मेरा या 18 समूह 18 के ये निष्क्रिय तत्व है, ठीक है। आखिर ये गैस है या इन्हीं को ही नोबेल गैस कहते हैं। अतः मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद अब हैलोजन की बात कर लेंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पहली वाली धातु होता है समूह, जो आपको क्रमशः लिथियम, सोडियम, आपको पोटेशियम, उसके बाद आपको रेवोडियम, ठीक है। उसके बाद सीजियम और फ्रांसियम, इसको क्या कहते हैं? ये आपको एल्कली मेटल होता है जो वर्ग समूह 1 में रखा गया है। जबकि Cu की बात कर ले, Cu, Ag, Au और Rg, ठीक क्या है? ये आपको सिक्का धातु क्विंस मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्विंस मेटल कहलाता है। और एल्कली अर्थ मेटल जो समूह 2 में मेरा पाया जाता है, इसे याद करने का सीधे तरीका है बेमगज का सरबरा, दैट्स मीन बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, उसके बाद एसोडियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद रोडियम। ये हैं 2। कौन है? 1A2A का है जो आपको द्वितीय समूह का है। इसे याद करने का सरल है बेमगज का सरबरा, ठीक है। इसे अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। आधुनिक आवर्त सरणी में क्या है? 18 समूह है और 7 आवर्त, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सरणी मोस्ले का है, और मोस्ले का आवर्त सरणी में क्या कहा गया था? मोस्ले का आवर्त सरणी परमाणु क्रमांक के अनुसार बना है, जबकि सबसे पहले आधुनिक सरणी मेंडलीफ ने बनाया था और उसका क्या था? परमाणु द्रव्यमान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है, मोमबत्ती का जलना किस में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये केवल भौतिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, ना ही भौतिक ना ही रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि केवल रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जान ले मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि उसका जलना रासायनिक परिवर्तन है।
ठीक है। और उसको फिर जमना, पिघलना, ठीक है, कागज का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। चलते हैं कि क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से निम्न में से किस गैस निकलती है? आपका मूत्रालय जहाँ पर लोग पेशाब करता है बड़ी बदबू करता होगा, अमोनिया के कारण, क्लोरीन के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो जान लीजिएगा कि मूत्रालय से जो बड़े तीक्ष्ण बदबूदार गंदगी आता है तो वो है अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण, ठीक है, उससे अमोनिया गैस निकलती है। और क्लोरीन, और इसमें जो बात है क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या कहेंगे? क्लोरीन फूलों का रंग को उड़ा देती है, ये दम घुटने वाली तीक्ष्ण गंध होती है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले जान लेता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको कैसा है? जो आपको बिना खिड़की, बिना हवादार रसोई गैस घर में बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, जो वातावरण में बनता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है। रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता, संयोजकता बटे परमाणु भार गुना संयोजकता, या केवल परमाणु भार। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है रासायनिक तुल्यांक जो होता है ये परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता। जबकि वाष्प घनताओं की बात यदि कर लेंगे हम तो अनुभार बटे 2। जबकि एवोगाड्रो की बात कर लेंगे, एवोगाड्रो संख्या तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और मोलों की संख्या दिया गया भार बटे सूत्र भार होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। 6 में है कि आधुनिक अर्थ में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातुओं से अलग करती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? अब देखिएगा आपको दाहिनी साइड, तो आपको जब इस तरह से है ना आर सरनी, इस तरह से आर सरनी है ना, तो यहाँ पर देखिएगा इस डिजाइन से बना है, ठीक है, इस डिजाइन से बना हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? सवाल कहना ये चाह रहा है, ठीक है। आप कभी तुरंत बोले इसे अल्कली, इसको अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, इसको हैलोजन कहते हैं, इसको नोबेल गैस कहते हैं, ठीक है। तो अब सवाल इस टेढ़े मेढ़े को क्या कहते हैं? तो सीधे जान लीजिए इसको क्या कहते हैं। ये आपको कौन सा पाया जाता है? तो एंटीमनी पाया जाता है। क्यों एंटीमनी पाया जाता है? कि ये होता है आपको उपधातु। उपधातु कितनी? उपधातु 7 है। उपधातु कितने हैं? 7 है। तो उसके बोरोन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, टेलोरियम आता है, पोलिनियम आता है। ये कितने हैं? उपधातु है। जो बाएं तरफ धातु, दाएं तरफ आधातु होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है आपको पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, धीरे धीरे चले जाते हैं, ठीक है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है। पोटेशियम को आपको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि खुली हवा में आग पकड़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? तो मूल कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। आपको पता है कि सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बोला था कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है। ये ग्रीक भाषा से लेता एटॉम, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वैज्ञानिक आविष्कारों से पता चला कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। परमाणु को तोड़कर कहा जाता है 14 पार्टिकल्स बनाता है। उसमें से मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है, और प्रोटॉन में भी +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा? इसमें से हो गया राइट आंसर मेरा हो गया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन नहीं है,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम क्लोराइड में उपस्थित बंध क्या है। आयनिक बंधन, सहसंयोजन, उपसंयोजन, निःसंयोजन। देखिए धातु और अधातु मिलकर क्या बनता है, आयनिक बंधन बनाता है, और अधातु अधातु मिलकर सहसंयोजक बनाता है, और धातु धातु कोई क्रिया नहीं करता है। तो सोडियम है धातु, क्लोरीन है अधातु, अतः क्या हो जाएगा, सह आयनिक बंधन। क्या हो जाएगा, आयनिक बंधन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस में डैश COH समूह नहीं पाए जाते हैं। सिट्रिक अम्ल में, लैप्टिक अम्ल में, टार्टरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल में। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या है, डैश COH को कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। उसके बाद डैश CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। डैश OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। NH2 को एमीन कहते हैं। NH2 को ओमिन कहते हैं। डबल बॉन्ड को एल्किन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं। ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडो को क्या कहते हैं, आयोडीन बोलते हैं, हेलाइड बोलते हैं। तो इसी प्रकार को देखने मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है, डैश COH को कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, जो मेरा किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल में पाया जाता है। ठीक है। इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। तो किसका होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो चारों हैं। तो ऑक्सीकरण 1, तो कहा जाता है कि इसमें किसका -1 होता है। तो किसका -1 होता है, तो ये फ्लोरीन का होता है। किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। और फ्लोरीन को सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज कहा जाता है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जाता है तो धीरे धीरे घट जाता है। यदि कहा जाए कि बढ़ता किससे है, तो आयोडीन, ठीक है मैं लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बढ़ते क्रम में इधर बढ़ता है। ठीक है, बढ़ते क्रम में इधर बढ़ता है, और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं। कि आवर्त के किस पूर्ण आवरण में, 18 में, 15 में, 17 में, 16 में। तो जो बात देख लेंगे हम, तो ये होता है आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं। ठीक है। और इसमें वर्ग 18 वाले तत्व क्या है, नोबेल गैस कहलाता है। ठीक है, जिसमें परस्पर आपको हीलियम आता है, नियन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, ये सब आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा। पैरासीटामोल प्रयुक्त होती है किसमें, पैरासीटामोल प्रयुक्त होती है किसमें, प्रतिजीव के रूप में, मलेरिया रोधी के रूप में, ज्वर रोधी के रूप में, या प्रतिरोधी के रूप में। तो किस में होता है, ये होता है पैरासीटामोल जो हो जाता है ज्वर रोधी के रूप में। यानी कि जाके मेडिकल में देखिए तो पैरासीटामोल दे दीजिएगा, तो थोड़ा कल से मुझे तबीयत खराब है, कल से मुझे बुखार है, तो इस हिसाब से क्या ले लेते हैं हम, पैरासीटामोल। डॉक्टर बोलेंगे, झोला छाप महासाहब के पास आएंगे, क्या रे ये सब पैरासीटामोल दे रहे हैं, ये अच्छी दवाई है, हालांकि वो फर्जी हो और आपको जेनरिक भी दवाई दे सकता है। आगे और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि आपको निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। देखिए प्राकृतिक नहीं है, ऊन प्राकृतिक है, रेशम प्राकृतिक है, चमड़ा प्राकृतिक है, लेकिन नायलॉन को क्या कहते हैं, कृत्रिम है। नायलॉन क्या है, कृत्रिम है। नायलॉन क्या है, कृत्रिम है। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल में, आपका पैराशूट में, रस्सियों में, ठीक है, टायरों में, गाड़ियों के सीट कवर में, ठीक है, सभी ब्रूस बनाने में, रस्सी बनाने में, सब जगह किसका उपयोग होता है, नायलॉन का उपयोग होता है। और नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। आगे क्यों चलते हैं। सल्फर अणु S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या एवं संयोजकता बताइए। सल्फर S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या एवं संयोजकता बताइए। तो 0 से 2 है, ये 6 से 8 है, ये 0 से 8 है, ये 6 से 2 है। तो देखेंगे सल्फर अणु S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 एवं 2 होता है,
0 एवं 2 होता है। ठीक है, सल्फर 16वीं वर्ग के तत्व हैं, इसकी परमाणु संख्या 16 होता है, इसकी परमाणु संख्या 16 होता है। ठीक है, उसके बाद सल्फर ब्रिमस्टोन भी कहा जाता है और यह पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसका उपयोग वाल्कनीकरण में किया जाता है, कवकनाशी में किया जाता है, गन पाउडर में किया जाता है। साथ ही साथ सल्फर का उपयोग आपको राबर को, प्राकृतिक राबर को कठोरता बनाने के लिए भी किया जाता है। लहसुन और प्याज में जो गंध आता है तो सल्फर के यौगिक के कारण ही होता है। ठीक है, किसके कारण? सल्फर के यौगिक के कारण। चलिए ठीक है, इसी प्रकार है। थोड़ा वीडियो में ज़्यादा डिस्लेशन में जाना नहीं चाहता हूँ, चाहे किस प्रकार के कहेंगे तो हम बोलेंगे सारे लॉन्ग डिस्लेशन कर भी किया भी जा सकता है। ठीक है, नया चैनल है। ठीक है, किसी भी चैनल जो आज जो भी कुछ है आपके हमारे सब्सक्राइब करने से, उसके वीडियो देखने से हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को बिल्कुल सिर्फ आपकी मदद की ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कणों की दैत प्रकृति यानी कि दैत प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की जाती है, की गई? हेजनबर्ग, लॉरी, डी ब्रोगली या श्रोडिंगर के द्वारा। तो कैसे कणों की दैत प्रकृति डी ब्रोगली के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? डी ब्रोगली के द्वारा किया गया। जबकि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत का रंग के आधार पर व्याख्या किया था। डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान द्रव्यमान काफ़ी, ठीक है, वो ये क्या हो जाता है, कण की तरह कभी व्यवहार करता है। साथ ही साथ डी ब्रोगली के अनुसार ये भी था कि लैम्डा बराबर h/p था। ठीक है, जहाँ पर h का मान h/m भी था, ठीक है। तो ये परस्पर क्या हो गया था, हाइजेनबर्ग के अनुसार यदि कहा दिया जाए तो हाइजेनबर्ग के अनुसार था कि डेल x, ठीक है, डेल p ग्रेटर और इक्वल देन आपको h/4 होता है। इस प्रकार डेल x 0 होता है, डेल p अनंत होता है और डेल p 0 होता है और डेल x अनंत होता है। तो क्या हो गया मेरा राइट आंसर मेरा क्या हो गया, 0 से 2 हो गया, डी ब्रोगली हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। और सरणी की परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्वों को किस समूह में रखा गया? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? तो आवर्त सरणी में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व को षष्ठम समूह 16 में रखा गया है। ठीक है, और इसकी 1:2, 2:2, 2p6, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 और आपको 3p4 के रूप में इसका इलेक्ट्रॉन यूज किया जाता है। इसे p उपकक्ष p सब सेल में रखा गया है। ठीक है, p सब सेल में रखा गया और इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, s ब्लॉक और d ब्लॉक अंतिम 2 उपकक्ष होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सरणी में 18 वर्ग होता है और 7 आवर्त होता है, याद रखिएगा। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं वह क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन या व्यतिकरण? तो क्या हो जाता है, ये जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हो जाता है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, और इसका खोज TH महिमा एंड नरेंद्र कापानी ने इसका खोज किया था। ये ऑप्टिकल फाइबर के रूप में जाना जाता है। इसमें चिकित्सीय जांच की जाती है और प्रकाश संप्रेषणों को भेजा जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, विद्युत प्रेषण में काम करता है। ठीक है, C12 C6H14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या क्या है? 6 है, 8 है, 14 है, 20 है। तो सबसे पहले देखिए कार्बन परमाणु है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 है और इसको न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। तो यहाँ पर मूलभूत कणों की संख्या कितना हो गया? मूलभूत कणों की संख्या हो गया आपको 20, क्योंकि इसमें 14 6 20 होता है, जिसमें 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन बोल लीजिए, और और 8 हो गया आपको न्यूट्रॉन हो गया, और क्या हो गया
6 हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ठीक है। 6 6 12 8 20, तो मूलभूत कणों की टोटल संख्या हो गया 20। ऑप्शन डी मेरा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा सही होगा। एक परमाणु पर कुल आवेश +2 है, इसमें 28 इलेक्ट्रॉन है तथा 30 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिए, ये दोनों को जोड़ करके परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। तो 30 30 60 58 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 58, अच्छा सॉरी, इसमें +2 आवेश है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर चुका है। तो 30 28 58 में 2 कम 26, कितना हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा। क्योंकि इसके है तो आपको 58, इसमें है टोटल 58, लेकिन देखिए 2 प्लस है। 2 प्लस का मतलब 2 किसी को त्याग कर देना। तो किसी को जब दे दिए तो इसके पास तो -2 घटेगा ना, इसलिए कितना हो गया इसके पास? 56 हो गया, ठीक है। माइनस होने से उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है और प्लस होने से वो घटता है, इसलिए इसमें कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन 21 देख रहे हैं। 21 देख रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो किससे होता है? नायलॉन से होता है, सीमेंट से, कपड़ा से, या कागज से? तो किससे हो जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नायलॉन उद्योग से होता है। किससे होता है? नायलॉन उद्योग से होता है। आपको नायलॉन हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एपिडिक अम्ल का बहुलक होता है। नायलॉन हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एपिडिक अम्ल का बहुलक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस, लाफिंग गैस कहते हैं, और इसका सूत्र हो जाता है N2O हो जाता है। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसे सूंघने से आदमी लगातार हंसते रह जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ठीक है। हल्के होने के कारण यह हमारे वायुमंडल में साधारण नहीं रहता है। वैसे सांस में जो हम छोड़ते हैं उसमें 17% ऑक्सीजन होता है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। लौह अयस्क का निर्माण, लौह अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? जागोत्प्लावन, विद्युत अपघटन, भर्जन या चुंबकीय उपचार विधि? बोला सांद्रण, तो सांद्रण में क्या किया जाता है? जब लोहा है तो चुंबकीय पृथक्करण उसी को किया जाता है जो एक पदार्थ चुंबक में सटता हो। तो लोहा खुद चुंबक में सटता है, ठीक है। चुंबक खूब लोहा में सटता है। इस तरह से एक ठो हॉलर बना दिया जाता है, इस तरह से एक ठो हॉलर बना दिया जाता है, और इसमें क्या होता है? गोल गोल घूमता है, और इसमें क्या होता है? इसमें लोह पदार्थ इसमें गिर जाता है और शुद्ध इसमें गिर जाता है, ठीक है। आगे को चलते हैं कि समुद्री घास निम्नलिखित में से किस समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य अथवा महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है समुद्री घास। समुद्री घास में क्या है? तो सबसे अधिक पाया जाएगा आयोडीन। क्या पाया जाएगा? आयोडीन, चूंकि नमक में आयोडीन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु में सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, सोडियम प्लस, एल्यूमिनियम 3, O2 माइनस, एंड ये आपको नाइट्रोजन प्लस। ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम का 10 एक कर दिया तो बच गया, इसको कितना? 10 बच गया। एल्यूमिनियम 13 है, 3 कर दिया, इसके पास भी 10 बच गया। ऑक्सीजन 8 है, लेकिन ये 2 उधार ले लिया तो इसको भी 10 हो गया। सोडियम पर नाइट्रोजन जब प्लस कर दे तो 6 हो गया। अतः ए में 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें 6 ही है। अतः इसमें सम इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु के समान है। तो कार्बन में 6 परमाणु हैं, तो ये हो गया आपको डी हो गया। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें भी क्या कितना है? 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, लेकिन इसमें 6 है, जो 6 कार्बन परमाणु संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पास। 25 में देखिए, वह पदार्थ
जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में से कम घनता वाला होता है क्या कहलाता है? एल्युमिनियम, ब्रोमीन, जल, हीलियम। तो क्या कहलाता है? जो जल होता है, जल बर्फ के ठोस रूप में द्रव अवस्था से कम घनता वाला होता है और ये जब 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहता है तो इसकी महत्तम सबसे अधिक घनता होता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जल की 3 प्रमुख अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होता है और जल को तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में जल और वाष्प के रूप में भाप। जल की तीनों प्रमुख अवस्था हो जाती है और सबसे अधिक महत्तम 4 डिग्री पर होता है। 0 डिग्री सी से 4 डिग्री जाने पर ये इसका घटता है और पुनः 4 डिग्री से आगे बढ़ने पर ये फिर से क्या हो जाता है? घटने लगता है। इसका देख रहे हैं, लवण विलयन का पीएच मान 6 है तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? लवण विलयन का पीएच मान 6 है तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? सॉरी, POH 6 है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो लवण देखिए 6 तो अम्लीय है, ये तो तीव्र क्षार है, ये तो है, तो अतः क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा, जो लगभग उदासीन के समान है। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 के पास। 27 में देखिए, एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर क्या कारण है? तो अंतर का क्या कारण है? इसका अंतर का कारण है एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग संख्या होता है, ठीक है। समस्थानिक समान परमाणु तत्व इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। और इसमें भिन्न होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। समस्थानिक का रासायनिक गुण समान होता है। संभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होता है और उसके परमाणु संख्या अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सभी संभारिक का रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। और चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। देखिए 28 में क्या है? 28 में है, मात्र रासायनिक क्रिया से निम्न में क्या होता है? मीथेन, CFCS, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड। मात्र रासायनिक क्रिया से क्या हो जाता है? तो मात्र रासायनिक क्रिया से CFCS का होता है, ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कहा जाता है। और जो इसमें मीथेन गैस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। बायोगैस में 75% आपको मीथेन पाया जाता है। हरितगृह गैस में जिम्मेदार CO2 भी होता है, NO2 भी होता है, मीथेन भी होता है और CFC भी होता है। CFC ओजोन क्षय का जिम्मेदार होता है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर कूलर में इसका निर्माण होता है। उसके बाद उंगलियों के निशानों को बहुरंगी सतह से पर उभरने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या किया जाता है? फ्लोरेसेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फ्लोरेसेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का सामान नहीं है? तो क्या है, क्या नहीं है? आपको एंग्लेसाइट, माइका, बेरिलियम या ऑर्थोक्लेज। तो क्या नहीं है? तो ये क्या नहीं है? आपको एंग्लोसाइट एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। एंग्लोसाइट एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। जिस इस तरह की वीडियो तो मैं आपको और मज़ेदार में दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन चैनल में रहने ही सिर्फ आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसे लगा ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।